हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। थोड़ा ज़्यादा लंबा गैप हुआ है साइंस की क्लासेस में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। साइंस में हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर कंप्लीट किया था। मैग्नेटिज्म नाम का टॉपिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर उसके पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिकली फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स, जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड्स या अदर स्टेट बोर्ड्स के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जिसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जेनेटिक्स अगर हम समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी होंगी, जैसे कि सेल डिवीजन, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल्स क्या होती हैं, सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं हमारी बॉडी का। सेल अगर आपने पढ़ रखा है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पड़ी होगी एनिमल सेल की, प्लांट सेल की कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पड़ी होगी। फिर इसके अंदर क्या, एक एपिडर्मल सेल्स, और ये पूरी सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पड़ी होगी। और सेल के अंदर पड़ा होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम की एक चीज होती है, किसके अंदर, सेल के अंदर, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, और यही पूरी सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेल में कई सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। सेल के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मेन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही नहीं, प्लांट सेल्स में भी यही सेल ऑर्गेनेल्स और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिड्स और इनके जो थ्रेड्स होते हैं, इनको हम कंबाइंड फॉर्म में क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं किसके, हिस्टोन प्रोटीन के और डीएनए के। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी जो है ये अकेले रिप्रेजेंट करता है किसको, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ए रिप्रेजेंट करता है एसिड को, एन रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लिक को, डीऑक्सी राइबोज डीएनए रिप्रेजेंट करता है। अगर यहीं से डीऑक्सी हटा दिया जाता है तो ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जो आरएनए रिप्रेजेंट करता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसके बारे में जैसे जैसे आपके चैप्टर्स में ये डिटेल आते जाएंगे, हम डिटेल्ड फॉर्म में इनको बताते जाएंगे कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे इसमें चेंजेज होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे क्रोमोसोम्स की, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पे पाया जाता है। और न्यूक्लियस में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए के जो टुकड़े होते हैं कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा डीएनए के बारे में, ये कुछ शेप देखने को मिलती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसको प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने, वाटसन और क्रिक ने बताया था ये डबल हेलिकल मॉडल किसका, डीएनए का। डीएनए के एक टुकड़े की अगर हम बात करें तो इसके सप्लीमेंट्री एक दूसरा टुकड़ा भी होगा। इसके पास जो जीन पेयर होगा इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एक जीन सेट होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से अगर सेपरेट करें तो ये जो सेट होगा ये 3' से 5' एंड पे, तो दूसरा 5' से 3' एंड पे लाई करता है। ये जो ट्रेंड या थ्रेड होता है इसको बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री ट्रेंड, और ये जो होता है ये सप्लीमेंट्री ट्रेंड होता है। तो दोनों ट्रेंड्स आपस में क्या होते हैं, कोरिलेट करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ बेस पेयर्स कैरी करते हैं।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे डीएनए का एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये दोनों पेयर जो प्रॉपर्टी वाइज होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। कैसी, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं। मतलब अगर एक जीन का टुकड़ा इसके जो फ्रेगमेंट हैं इस हिस्से को, अकेले डीएनए के एक टुकड़े को, फ्रेगमेंट को बोलते हैं हम जीन। और नाम सुना होगा, कुछ पढ़ा भी होगा कि जीन ही आपके कैरेक्टर्स को कैरी करता है। डीएनए का एक टुकड़ा किस नाम से जाना जाता है, जीन के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते हैं, कैरेक्टर कैरी करते हैं। और यही कैरेक्टर कहाँ, एक पेरेंट्स से लेके किसमें, चिल्ड्रन में ट्रांसफर होते हैं। कौन, कैरेक्टर्स। अब जो कैरेक्टर ट्रांसफर होने की प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं क्या, हेरिडिटी। एक टर्म यूज करते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ पे चिल्ड्रन से है, बच्चों से है, कि उनके पास वो कैरेक्टर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ये क्या एक सिमिलर कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव पैटर्न रखते हैं या कुछ डिफरेंट भी होते हैं। तो हाँ बिल्कुल, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं ये काफ़ी डिफरेंस भी शोन करते हैं और एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग टाइप हो सकते हैं। इसीलिए कैरेक्टर के जो टाइप्स हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रेट्स के नाम से। अब ट्रेट्स का मतलब भी इंग्लिश की डिक्शनरी में सर्च करेंगे आप तो पाएंगे कि इसका मतलब भी होता है लक्षण और कैरेक्टर का मतलब भी लक्षण होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में माइन्यूट डिफरेंस होता है। कैरेक्टर क्या एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी को कैरी करेगा जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होती है, लेकिन उस कैरेक्टरिस्टिक्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारी जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द बॉडी क्या है, एक कैरेक्टर है जो किसके पास होगी, जीन के पास, कि बॉडी की लेंथ क्या है। लेकिन लेंथ ड्वार्फ है यानी कि बौना है या लेंथ हाई है या ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा या टॉल पर्सन है या ड्वार्फ पर्सन है तो वो क्या हो जाएंगे, टॉल और ड्वार्फ एक ट्रेट है, लेकिन लेंथ क्या है, कैरेक्टर है। ठीक इसी तरह जैसे अगर हम बात करें कलर ऑफ आईज की, तो आई कलर क्या है, एक कैरेक्टर है, लेकिन आईज कलर इज ब्लू और ब्राउन। ब्लू है या ब्राउन है ये क्या है, एक ट्रेट है। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना, कैरेक्टर और ट्रेट में कभी कभी कंट्राडिक्शन हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रखना है। बात करते हैं थोड़ा सा जीन के बारे में। जीन को लिखने का एक पैटर्न होता है। जीन हमेशा पेयर के फॉर्म में लिखे जाते हैं क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री होते हैं हमेशा। सेम प्रॉपर्टी इसी के जो कंप्लीमेंट्री थ्रेड होंगे जीन के, इनको बोला जाता है। और इस पेयर फॉर्म ऑफ जीन को क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। एलील इज द पेयर ऑफ जीन इन द सिंपल वर्ड्स which have the similar properties carried on the both strands। अब यहाँ पे कैरेक्टर सिमिलर जो रखे जाते हैं उसके लिए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक पैटर्न होता है। जैसे हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात कर रहे हैं टी, तो अगर हम एक जीन को टी से रिप्रेजेंट करेंगे तो अगले वाले को भी हम कैपिटल टी या स्मॉल टी यानी कि सेम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर होगा वो सेम काइंड का होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये कैपिटल टी है यानी कि इस पे दोनों पे कैपिटल टी हो गया, या क्या हो सकता है, दोनों पे कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, या स्मॉल टी और स्मॉल टी हो सकता है। यही तो चांसेस होंगे, क्योंकि अब एक ही अगर अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरह से हम इनको अलग से वेरी करके लिख सकते हैं। तो ये जो सिमिलर काइंड ऑफ आपको दिख रहे हैं क्या, पेयर,
इसको हम बोलते हैं क्या, होमोजाइगस। होमोजाइगस ट्रेट, ये ट्रेट कैसे कहलाते हैं, होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है सिमिलर और जाइगस मतलब इनकी जो प्रोडक्शन है, जाइगस का मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन, यानी कि जो यंग वन फॉर्म हुआ है उसकी उत्पत्ति। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है यह सिमिलर पैटर्न की होती है, यानी कि सिमिलर कैरेक्टर्स कैरी करते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम इसको होमोजाइगस ट्रेट या होमोजाइगस पेयर। कैपिटल टी होंगे ये भी होमोजाइगस होंगे, स्मॉल टी होंगे ये भी होमोजाइगस होंगे। अब कैपिटल टी की जो कंडीशन होती है स्मॉल टी की होमोजाइगोसिटी की, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंस। इसके बारे में अब ये डिटेल में पढ़ रहे हैं क्या होता है, ये हो जाता है रेसिसिव फॉर्म। रेसिसिव फॉर्म स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होता है और डोमिनेंस फॉर्म कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एक्स भी हो सकता है, कैपिटल वाई भी हो सकता है, तो वेरी करके डिफरेंट फॉर्म। बट अगर हम एक करेक्टर की बात करेंगे तो एक करेक्टर एक ही टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट यूज किया जाएगा। ये डोमिनेंस होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, ये रेसिसिव होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। ये जो कंडीशन है ये क्या है, इसमें तो क्या है, सेम नहीं है ना, ये कैपिटल टी ये हो गया, स्मॉल टी ये हो गया, तो दोनों मिक्सचर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हेटेरो। एक टर्म यूज करेंगे हेट्रोजाइगस। अब ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस ट्रेट या हेट्रोजाइगस पेयर, जो बिल्कुल क्या है, अलग अलग सिमिलर काइंड ऑफ नहीं लग रहे हैं, अलग अलग काइंड के पेयर लग रहे हैं, इसी वजह से जो एलील हैं ये हेट्रोजाइगस कहलाते हैं। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं कि जब एक कंडीशन में ये ट्रांसफर होते हैं तो ये किसकी हेल्प से, क्योंकि ये पार्ट किसके हैं, जीन किसका पार्ट है, डीएनए का, और डीएनए किसका पार्ट है, क्रोमोसोम्स का। और क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स ही मेन बेसिक होते हैं जो सेल्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैरेक्टर्स लेके जाते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जीन, क्योंकि अब उन्हीं पे तो प्रेजेंट देखेंगे जीन्स। क्रोमोसोम्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जाता रहेगा तो क्या, कैरेक्टर्स ट्रांसफर करता रहेगा। अब यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम जेनेटिक्स। ऑलमोस्ट उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी जो टर्म लिखा हुआ है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जेनेटिक्स का मतलब भी होता है कि पेरेंटल कैरेक्टर को ट्रांसफर करना फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ये जो हम पढ़ते हैं इस ब्रांच ऑफ साइंस को बोलते हैं जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम किसको, हेरिडिटी को। बेसिकली हेरिडिटी ही डिफाइन करते हैं, इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज द हेरिडिटी, एंड द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज टर्म्ड एज जेनेटिक्स। और अब यहां पे बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स की डिस्कवरी सबसे पहले इसके बारे में डिटेल स्टडीड बाय जी.जे. मेंडल। उम्मीद है नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। पढ़ाई अच्छे कॉलेज से हुई, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, वियना नाम के एक इंस्टीट्यूट में इन्होंने ग्रेजुएशन पास आउट किया। उसके बाद इनकी इच्छा थी कि हम बने टीचर, जो अभी हम आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जो अभी मौजूदा समय में हमारे यहाँ सी.टेट, यू.पी.टेट और इस तरह के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं टीचर बनने के लिए, वैसा ही कुछ एग्ज़ाम इनके कंट्री में हुआ। ये उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए और उसका नतीजा ये हुआ कि ये चले गए वापस से अपने पिताजी के पास। पिताजी एक चर्च में प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे चर्च में। वहीं पे ये चले गए पिताजी की हेल्प करने, क्योंकि अब ये टीचर नहीं बन सकते थे। तब
अब जब इनके पास ऑप्शन नहीं बचा तो ये वहां पे पिताजी के साथ गार्डनिंग करने लगे, और गार्डनिंग करते हुए ही वहाँ पे जो मॉनेस्ट्री थी, चर्च था, उसके आसपास के जो रीजन थे वहाँ पे बहुत बड़े गार्डन्स थे। वहाँ पे इन्होंने उसमें एक पी प्लांट पे बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने रिसर्च किए, उसके अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया, और उन सभी स्टडी को फर्दर अगली जनरेशन में कई सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च करके पब्लिश कराया, और फिर इनको टैग मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स का, कि सारा कुछ श्रेय कौन लेके चले गए, ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी रिसर्चेज की थी वहाँ पे कि वो सारी रिसर्चेज जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र के होने चाहिए थे वो सब कुछ वहाँ पे मिले। इस पे बेस्ड इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। इनके टोटल 3 लॉज हैं। इस लॉज पे बेस्ड ही हम ज़्यादातर जेनेटिक्स पढ़ते हैं कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफरिंग होती है कैरेक्टर्स की। यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मेंडल जी के बारे में, जो एक समय अपने स्कूल में टीचर भी नहीं बन पाए थे। तो कुछ सीख आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं कि सब कुछ मैटर नहीं करता आपकी डिग्री पे, मैटर करता है आपकी मेहनत पे, कि अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आप अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी ज़माने में ये मास्टर नहीं बन पाए, लेकिन आज इनको हम मास्टरों का मास्टर या कह सकते हैं टीचर्स ऑफ टीचर बोल सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में मेंडल जी को जानते हैं। अब मेंडल जी से थोड़ा सा आगे अगर बात करें तो ये सारे कैरेक्टर्स उनकी ट्रांसफ़र होते हैं किससे, क्रोमोजोम से। तो क्रोमोजोम्स जो होते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, पेयर के फॉर्म में क्रोमोजोम्स, थ्रेड्स होते हैं, और ये थ्रेड्स क्वाइल्ड होते हैं, सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम क्रोमैटिड्स। थ्रेड्स ये होता है हमारा सेंट्रोमियर, जहाँ पे ये ज्वाइंट जंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो क्रोमोजोम्स पैटर्न है ये हमने बनाया हुआ है किसका, ह्यूमन बीइंग का। अगर हम बात करें क्रोमोजोम नंबर की तो इसके जो नंबर्स हम पढ़ते हैं हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 23 पेयर। 23 जो पेयर्स होते हैं इनको फर्दर डिस्टिंग्विश करते हैं तो ये होते हैं 22+1। इसमें से जो 22 पेयर होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम जानते हैं ऑटोजोम्स के नाम से। ऑटोजोम्स के नाम से इनको हम जानते हैं। ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं 22, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में लगभग 19 से 20 हजार जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं 23 पेयर्स में। अब यहाँ पे बात आती है कि जो 20,000 जीन्स हैं क्या 20,000 कैरेक्टर्स भी होते हैं, नहीं, इतने कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स जो जीन होते हैं, एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर्स कैरी कर सकता है। जो जीन एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर कैरी करता है इसको बोलते हैं हम क्या, प्लियोट्रॉपिक जीन। और अगर कई सारे, अब यहाँ पे क्या होता है, एक अकेला नहीं, कभी कभी एक ही कैरेक्टर कई सारे जीन मिलके परफॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स। वो ट्रेट्स क्या कहलाते हैं, पॉलीजेनिक, जिसमें बहुत सारे जीन परफॉर्म करते हैं और एक ही जीन अगर अलग अलग कैरेक्टर कैरी करता है तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। ये क्लास 10th के सिलेबस में पॉइंट मेंशन नहीं है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको डिटेल में यहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही आप समझ पाएंगे कि ये जो 23 पेयर्स हैं इस पे 19,000 जीन आखिर कर क्या रहे हैं। यहाँ पे जो जीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो ऑटोजोम्स है इसका जो पहला क्रोमोजोम्स होता है इसके पास लगभग 2950 जीन्स, लगभग 2950, अगर अप्रॉक्सीमेशन जाएं तो 3K जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक क्रोमोजोम जो पहला है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इसी पे पाए जाते हैं, किस पे, पहले क्रोमोजोम्स पे। ये जो एक क्रोमोजोम्स है इसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोजोम।
क्या बोलते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम। यही डिटरमाइन करता है कि जो हमारा सेक्स है वो कैसा होगा, बाय डिफॉल्ट मेल होगा या फीमेल होगा। ये जेंडर स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है। और पेयर की बात करें तो पेयर के फॉर्म में ये एक्स एक्स पैटर्न में हो सकता है या एक्स वाई पैटर्न में हो सकता है। दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। एक होगा अगर एक्स एक्स यानी कि ये बॉडी कैसी है, फीमेल, हम बात कर रहे हैं किसकी, फीमेल की। अगर एक्स और वाई है यानी कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, ये होमोजाइगस जीन पेयर हो गए। ये कैसे हो जाएंगे, मेल बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेल और फीमेल का। डबल एक्स फीमेल, एक्स एंड वाई मेल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ये सेक्स क्रोमोसोम्स इसी पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी सेक्स क्रोमोसोम को एक और नाम से जानते हैं, एलोसोम। एलोसोम्स के नाम से हम जानते हैं किसको, सेक्स क्रोमोसोम्स को। इसमें एक वाई क्रोमोसोम्स है, इसके पास सबसे मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं 231 जीन्स। याद रख लेना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में अगर पार्टिसिपेट करेंगे आने वाले समय में, या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाएंगे तो जनरल एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सबसे कम क्रोमोसोम्स किस पे होते हैं, वाई जीन पे ह्यूमन बॉडी में। और जो वाई जीन है उस पे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 231। दैट मीन द 231 जीन्स प्रेजेंट होते हैं किस पे, वाई क्रोमोसोम्स पे। अब ये जो कहानी हो गई कि ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक मेंशन होगा आपकी बुक में जिसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। पहचानते हैं कि कैसे अगली जनरेशन में मेल चाइल्ड होगी या फीमेल चाइल्ड। सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें हम पता लगाएंगे मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड। तो सबसे पहले अगर शुरुआत की बात करें तो पढ़ा होगा जो हमारी फीमेल बॉडी होती है उसमें एग सेल का प्रोडक्शन होता है। एग सेल जो प्रोड्यूस होती है वो बिकॉज ऑफ द रिडक्शन डिवीजन होती है। रिडक्शन डिवीजन की वजह से होने की वजह से जो एग सेल होती है, इसकी अगर हम बात करें एग सेल, तो एग सेल जो होती है ये कितना 23 क्रोमोसोम्स कैरी करती है, सिर्फ पेयर के फॉर्म में नहीं। क्योंकि एक सेल का जब फर्दर बाइफर्केशन होता है, एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, तो सब में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाते हैं। यहां पे 23 पेयर थे, पेयर टूट जाता है, सिर्फ बचते हैं कितने 23 क्रोमोसोम्स। अब एग सेल है, इसके पास कितने 22 प्लस 1 पेयर जो था वो कैसा था एक्स एक्स। यहां पे कितने बचेंगे 22 प्लस ओनली क्या बचा एक्स। ये कहां बचता है, एग सेल में। ठीक इसी तरह जब हम बात करते हैं सर्टोरी सेल्स की हेल्प से हमारे एपिडार्मिस में यानी स्कोटल साइक्स में जब बनते हैं स्पर्म्स, तो स्पर्म सेल्स भी कहां से, रिडक्शन डिवीजन से आते हैं। हमारे पास भी, हमारी बॉडी क्या है, मेल, मेल से जो स्पर्म सेल्स आएंगे, स्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इसके पास भी कितने 22 प्लस एक क्रोमोसोम्स। अब एक कौन सा होगा, एक्स हो सकता है या 22 प्लस वाई हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन होते हैं यहां पे। क्योंकि मेल जो होता है वो उसके पहले जो सेल्स थी जिससे यह बना है, जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, वहां पे जो क्रोमोसोम्स नंबर रहे होंगे वो कितने 22 प्लस एक्स वाई। यही तो रहा होगा ना 22, वो भी पेयर, अकेला न गिनना, यहाँ पे ये पेयर है, 22 पेयर की बात करते हैं यहाँ पे। और ये कितने 22 प्लस वाई या 22 प्लस एक्स में टूटेगा। अब स्पर्म सेल्स बहुत सारे नंबर्स में, लगभग 10 मिलियंस तक स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं इजैकुलेशन एक बार में। उस समय एग सेल कितनी रिलीज होती है, सिर्फ एक। अब एक एग सेल में जब बहुत सारे स्पर्म सेल्स दौड़ते हुए आएंगे इसके चारों तरफ, तो क्या होता है
प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट, इसको बोलते हैं प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। लेट एज्यूम करते हैं ये एक स्पर्म सेल्स अंदर चला गया, फिर क्या होता है, इसके चारों तरफ सिस्ट फॉर्म हो जाता है और ये क्लोज हो जाती है, बाकी स्पर्म सेल्स को अंदर आने के लिए गेट नहीं खुलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक चला गया उसके पीछे सब लाखों के नंबर्स में सेल्स डैमेज हो गई, स्पर्म सेल्स अंदर चले गए। एक ही स्पर्म सेल्स का अलाउंस होता है, ये और डिटेल में पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अभी के लिए बस इतना सा समझ लो कि ये प्रोसेस हुई फर्टिलाइजेशन की। फीमेल बॉडी से आया था 22+X, ये कंफर्म था, लेकिन मेल बॉडी से आया कितना, 22+X या 22+Y। अब यहां पे केस बनेगा दोनों, अगर ये स्पर्म जो आया है ये X वाला होगा तो इसका 22+X और प्लस 22+X, मतलब ये बन जाएगा 22 पेयर प्लस XX, यानी कि जो बॉडी बनेगी वो कैसी होगी, फीमेल बॉडी होगी। लेकिन अगर यही स्पर्म कौन सा, ये Y वाला हिस्सा मिला तो ये कितना हो गया, 22+X प्लस 22+Y कंबाइंड हुआ तो 22 पेयर प्लस XY, ये क्या हो गया, मेल बॉडी हो गई। तो मेल और फीमेल के लिए भले ही लोग प्राचीन जमाने में, अब तो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, लोग कुछ जानकार भी जागरूक भी हो गए हैं, लेकिन सारा दोष कि अगर जनरेशन टू जनरेशन लड़कियां पैदा हो रही हैं तो सारा दोष किसको दिया जाता था, महिलाओं को। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सारा कुछ कहां से आता है, मेल से। X आएगा तो फीमेल बॉडी, अगर Y आएगा तो मेल बॉडी जन्म लेगी। तो सारी गलती उसमें होती है किसकी, पुरुषों की। हालांकि ये गलती नहीं कही जाएगी क्योंकि प्राचीन जमाने में कुछ मान्यता थी लोगों की ऐसी कि सिर्फ लड़की या लड़का, मेनली वो लड़के को प्रेफरेंस देते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनइक्वलिटीज़ भी देखने को मिली थी। बायोलॉजिकल टर्म्स ये सिंपली डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा या लड़की, उसके लिए स्पर्म सेल जिम्मेदार है, फीमेल सेल से कोई लेने देना नहीं होता है। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा क्रॉसिंग पैटर्न पे समझते हैं। जैसे सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो फीमेल से मिला हमें क्या, X और X, मेल बॉडी से मिला क्या, X एंड Y। अब इनका अगर हम फ्यूजन कराएंगे एक बार, मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे, X के साथ कंबाइन करेगा X किसके साथ, Y के साथ, XY के साथ, ये वाला X इस X के साथ तो XX, यही वाला X इस Y के साथ कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, XY। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमने यहां पे कितने, 4 चिल्ड्रन ऑब्टेन किए, किससे, एक फीमेल के साथ दूसरे मेल का कपलेशन हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में 4 बच्चे हुए, चारों बच्चों में मैक्सिमम चांसेस होंगे कि 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, यानी कि जो फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है, अगर इन्हीं के केसेस की बात करें, इसमें से चारों में से सिर्फ एक बच्चा हो, इस बच्चे को फीमेल बोला गया कि इसके होने के प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि चांसेस कितने हैं। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, फीमेल के आउटकम कितने हो सकते हैं, 2, तो यहां पे मेंशन करेंगे 2, और टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, आउट ऑफ 4 1/2, या इसको हम बोलते हैं 50%। ठीक इसी तरह मेल के लिए भी 50% चांसेस हैं, मतलब लड़का होगा या लड़की, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% चांसेस हैं कि लड़का होगा नेक्स्ट जनरेशन में। अगर अकेला बच्चा है तो वो 50% चांसेस होंगे लड़का होने के और 50% चांसेस होंगे लड़की होने के। ये केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं जेंडर डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको हम एक बॉक्स पैटर्न पे भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से देखते हैं। इसको बोलते हैं हम पनेट स्क्वायर बॉक्स। पनेट नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। X और X अगर ये फीमेल है तो X और Y मेल, इसका X यहाँ पे X फॉर्म करेगा, इसका X और इसका X यहाँ पे XX फॉर्म करेगा, इसका X और Y XY, इसका X और इसका Y XY। तो ये भी यही सेम पैटर्न रिपीटेडली यहाँ पे शोन करेंगे।
ये जो इन्फॉर्मेशन है सेक्स डिटर्मिनेशन की आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या आप किसी यूपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। चीज़ों को अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, जहाँ पे हम मेंडल्स के लॉज डिटरमाइन करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उनके लॉज हैं और कैसे उन्होंने पी प्लांट पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अभी के लिए इतना ही। अगर इन टॉपिक्स में कोई टॉपिक लगता है कि उसकी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी कुछ जानना चाहते हैं या कुछ समस्या आती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दिया गया है। आप बेझिझक वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके उत्तर आपको अगले पार्ट्स में या मैसेज के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।